नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो हिस्ट्री के ऊपर है और हिस्ट्री में अपना जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद में ये कौन सा काल है, तो नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के जो जनक हैं, नवपाषाण काल के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सर जॉन लुबाक। कौन? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स, क्या है ये? प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैगजीन। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम मैगजीन में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने। नवपाषाण काल शब्द के जनक कौन है? तो सर जॉन लुबाक है। नवपाषाण काल शब्द के जनक है। ठीक है ना, कौन से? शब्द के जनक है। और उन्होंने ये शब्द कब यूज किया था? तो इन्होंने ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैगजीन को ये क्या दे रहे थे, अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया था तो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने किया था तो सर जॉन लुबाक ने किया था। इसके बाद में आते हैं, जबकि नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति, क्या? नवपाषाण कालीन क्रांति किसने कहा? तो नवपाषाण कालीन क्रांति कहा है गॉर्डन चाइल्ड ने। क्या कहा? किसने कहा है? गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? नवपाषाण क्रांति। ठीक है, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो सर जॉन लुबाक ने किया है। जबकि नवपाषाण कालीन संस्कृति किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। जो उत्तर भारत में जो नवपाषाण कालीन खोज है, यानी उपकरणों की खोज, नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज उत्तर भारत में किसने की थी? तो ली मैनस्यूअर ने। किसने की थी? ली मैनस्यूअर ने। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत में नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? ली मैनस्यूअर ने की थी। और जबकि दक्षिण भारत में किसने की थी तो नेवेलियन फ्रेजर ने की थी। किसने? नेवेलियन फ्रेजर ने कहाँ की थी? तो दक्षिण भारत में की थी। उत्तर भारत में नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? ली मैनस्यूअर ने की थी। जबकि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? तो नेवेलियन फ्रेजर ने की थी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, इस काल में क्या हुआ? इस काल में क्या किया था? मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया था तो एक बात तो स्वाभाविक है, अब वो क्या करेगा? स्थायी निवास करेगा, क्योंकि कृषि ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते हो जाती है। कृषि के लिए क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे स्थायी आवास का होता है, यानी कि इसमें क्या होती है? स्थायी आवास की संकल्पना आती है। किससे? कृषि के। जब कृषि करेंगे तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि फसल एक दिन में तो आने जाती, फसल को टाइम लगता है आने में। तो यहाँ पे क्या आती है? स्थायी आवास की संकल्पना आती है। जब स्थायी आवास की संकल्पना आती है तो घरों की बात आएगी, क्योंकि रहेंगे किसमें? तो घरों में रहेंगे। तो घरों की संकल्पना भी कब आई थी? नवपाषाण काल में ही आई थी। यानी कि घरों का घर बनाना स्टार्ट कब किया था मानव ने? तो नवपाषाण काल में किया था। और ये घर किसके बनाए जाते थे? तो कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। किस ईंटों के? कच्ची ईंटों के घर बनाए जाते थे। और इनका आकार कैसा होता था? तो आयताकार आकार होता था। कैसा? आयताकार आकार होता था। ठीक है, जब कृषि की जा रही है तो कृषि से क्या होगा? उत्पादन होगा। क्या होगा? कृषि से क्या होगा? उत्पादन होगा। और उत्पादन होगा तो एक ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ में ही सारा खाना खा जाएंगे, नहीं खाएंगे ना, उसको रखना भी पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा? मृद भांड, यानी कि बर्तनों की संकल्पना भी कब आती है? नवपाषाण काल में ही आती है, क्योंकि कृषि आ रही है। कृषि से क्या आ रहा है? स्थायी आवास आ रहा है। स्थायी आवास से क्या आ रहा है? तो गाँव की बस्ती, यानी कि गाँव भी बसने लगे। किसमें? नवपाषाण काल में। और यहाँ पे क्या हुआ? गांव जो बसने लगे तो उनके घर कैसे थे? तो घर थे कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। और उनका आकार कैसा होता था? तो आयताकार आकार होता था। ठीक है, और इस काल में जब उत्पादन हुआ तो उत्पादन को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाने लगा? तो मृद भांड यानी कि बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। किसके? बर्तनों का प्रयोग, यानी कि ये बर्तन हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से यानी कि पहिए से भी बनाए जाते थे। किससे? पहिए से भी, दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य को क्या होता है? कृषि का ज्ञान होता है और पहिए का ज्ञान होता है। पर यानी कि
गांव की संकल्पना किस काल में आती है? तो नवपाषाण काल में आती है। ठीक है। स्थायी आवास की संकल्पना कब आती है? तो स्थायी नवपाषाण काल में आती है। और घरों की संकल्पना कब आती है? तो घरों की संकल्पना भी नवपाषाण काल में ही आती है। मृत भांड बनाना कब स्टार्ट किया था? तो नवपाषाण काल में ही मानव ने शुरू किया था। ठीक है। इसके बाद में आते हैं इसके क्या, नवपाषाणकालीन स्थल। कौन से? नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ खोजे गए हैं? ठीक है। इनमें से 5-6 इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखना, और बाकी के तो बहुत सारे हैं ऐसे तो। ठीक है। एक आता है जम्मू कश्मीर। कौन सा? एक आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से 2 स्थल है। कौन है? प्रमुख रूप से 2 स्थल है। जम्मू कश्मीर में कितने स्थल है? 2 स्थल है। कौन से? बुरजोम। पहला कौन सा है? बुरजोम है। ठीक है। बुरजोम में क्या हुआ? बुरजोम का अर्थ होता है, बुरजोम का इसका अर्थ होता है जन्म स्थान। यानी कि बुरजोम का अर्थ क्या होता है? तो बुरजोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। क्या होता है? जन्म स्थान। यहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाने यानी कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या किया गया है? एक ही कब्र में मानव को भी दफनाया गया है और उसी के साथ में किसको दफनाया गया है? कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिले? यानी कि बुरजोम, जम्मू कश्मीर बुरजोम में क्या मिले? इसका अर्थ होता है जन्म स्थान। और यहाँ पर क्या मिले हैं? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ झीलों के किनारे क्या मिले? गर्तावास मिले हैं। क्या मिले? गर्तावास मिले हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान है गुप्त कराल। कौन सा? गुप्त कराल। ठीक है। गुप्त कराल का अर्थ होता है कुमार की गुफा। गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है? कुमार की गुफा। यहाँ से भी क्या मिले? गर्तावास और हड्डियों के उपकरण मिले। क्या मिले? यहाँ से क्या मिले? गर्तावास और हड्डियों के उपकरण मिले। कहाँ से? गुप्त कराल से। तो बुरजोम से क्या मिले? कुत्ते के साक्ष्य मिले मानव के साथ दफनाने के। ठीक है। और यहाँ पर क्या मिले? गर्तावास मिले। और यहाँ पर क्या मिले? गुप्त कराल में क्या मिले? कुमार की गुफा। इसका अर्थ क्या होता है? कुमार की गुफा। जबकि बुरजोम का अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान। ठीक है। यहाँ पर भी गर्तावास और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। इसके बाद आते हैं मेहरगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाणकालीन का सबसे प्रमुख स्थल है। ठीक है। मेहरगढ़ याद रखना। मेहरगढ़ सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान आज का जो पाकिस्तान है उसमें स्थित है। और कौन से प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कौन से? बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये 700 ईसा वर्ष पूर्व पुरानी बस्ती है। यानी कि सबसे पुराना गांव कहाँ है? सबसे पुराना गांव का अस्तित्व कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़ में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। कितने वर्ष पुराना? तो 700 ईसा वर्ष की, 700 ईसा वर्ष पूर्व। कब का? 700 ईसा वर्ष पूर्व की बस्ती या गाँव माना जाता है मेहरगढ़। क्या माना जाता है? मेहरगढ़ 700 ईसा पूर्व की बस्ती या गाँव माना जाता है। ठीक है। यह सबसे प्राचीन गाँव था। ठीक है। यहाँ के घर कच्ची ईंटों, यहाँ के घर किससे बने थे? तो कच्ची ईंटों एवं इनका जो आकार था वो कौन सा था? आयताकार था। ठीक है। मेहरगढ़ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन गांव है। याद रखना कि मेहरगढ़ क्या है? केवल भारत का ही नहीं, पाकिस्तान का ही नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है? सबसे प्राचीनतम गांव है। यानी कि सबसे प्राचीनतम बस्ती कौन सी है भारतीय उपमहाद्वीप की? तो मेहरगढ़ है। वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे? तो बलूचिस्तान में। ठीक है। बस्ती के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मेहरगढ़ में यहाँ पर क्या क्या मिला है कृषि के रूप में? तो यहाँ पर गेहूँ मिले हैं। ठीक है। जौ मिला है। गेहूँ, जौ, गेहूँ, सॉरी एक सेकंड रुकना। गेहूँ, जौ और कपास, अंगूर, खजूर, इन सब की खेती कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मेहरगढ़ स्थान से ही प्राप्त हुई है। कौन कौन से? गेहूँ, जौ, कपास और अंगूर और खजूर खेती। इन सब प्राचीनतम खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से ही मिलते हैं। ठीक है। भैंस पालन यानी आज अपनी जो भैंस पालते हैं ना, तो भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो
मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या होता है? मेहरगढ़ में क्या होता था, मतलब अच्छी खासी मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। क्या होता था? गेहूं का उत्पादन होता था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ को गेहूं के उत्पादन के चलते क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया। किसको कहा जाता है? तो मेहरगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि मेहरगढ़ में उस समय क्या होता था? गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता था। किसका उत्पादन होता था? गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आप अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मेहरगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ का प्रमुख स्थल है नवपाषाण कालीन का। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन दूसरा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कौन सा है? कोल्डी हवा। कौन सा है? कोल्डी हवा। कौन सा है? कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कोल्डी हवा से क्या हुआ है? धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से हुए। क्या हुए? धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चौपानी मांडो। नेक्स्ट कौन सा है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौपानी मांडो से क्या हुए? मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड अर्थात बर्तन। मृद भांड या मृद भांड या बर्तन। ठीक है, मृद भांड या बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर क्या मिलते हैं? मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियाँ मिलती है। कौन सी? मधुमक्खी, मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। झोपड़ियाँ। ठीक है, मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चौपानी मांडो से। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेहगरा। कौन सा? मेहगरा। नेक्स्ट कौन सा है? मेहगरा। ये कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, यहाँ से क्या मिले? यहाँ से सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राचीनतम, सबसे प्राचीन क्या मिले? गौशाला। गौशाला जानते हो ना आप, वो जहाँ गाय और को रखा जाता है। गौशाला, गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले? तो मेहगरा से क्या मिले? प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले। यहाँ से धान और जौ के भी साक्ष्य मिले। क्या मिले? धान और जौ के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले? तो मेहगरा से ही मिले। इसके अलावा यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ भी मिली है। कौन सी झोपड़ियाँ मिली? गोलाकार, गोलाकार झोपड़ियाँ भी मिली है। गोलाकार झोपड़ियाँ, गोलाकार झोपड़ियाँ भी मिली उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा से क्या प्राप्त हुए? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा चौपानी मांडो से क्या मिला है? तो मृद भांड यानी कि बर्तन मिले। इसके अलावा मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। मेहगरा से क्या मिले? प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर क्या मिली? गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा क्या मिले? धान और जौ के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से? मेहगरा से। इसके बाद में आते हैं चिराद। कौन सा? चिराद।
चिराद ये कहाँ पे है? तो बिहार में स्थित है। चिराद कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, यहाँ से क्या मिले? यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या मिले? यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिले? हड्डी के उपकरण मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 480। कितनी है? 480 हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं सबसे ज़्यादा? तो चिराद बिहार से मिले हैं। ठीक है, और ये उपकरण किसके थे? तो ये हिरण की हड्डियों के बने थे। किसके? हिरण की हड्डियों के। हिरण की हड्डी, हिरण की हड्डी। ठीक है, हड्डियों। उपकरण किससे मिले? यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले। किसकी? हिरण की हड्डियों के उपकरण मिले। कितनी? इनकी संख्या कितनी है? तो 480। ऐसी चीज़ याद रखनी है, बस मैं तो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो मेहगरा याद रखना है। कौन सा? मेहरगढ़, सॉरी मेहरगढ़ याद रखना है। एक ये मेहगरा याद रखना है, जहाँ से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एक ये रखना है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से क्या प्राप्त हुए? धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डी हवा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाई जाने वाली फसल, दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाई जाने वाली फसल थी रागी और मिलेट। कौन सी? रागी और मिलेट। बिलेट नहीं, मिलेट। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सबसे पहली फसल उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो रागी और मिलेट थी। कौन सी? रागी और मिलेट थी, जो कहाँ पे उगाई जाती थी? तो अपने दक्षिण भारत में उगाई जाती है। दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो रागी और मिलेट है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में क्या करते थे कि जो गाय वगैरह पालते थे। क्या पालते थे? गाय वगैरह। गाय के जो गोबर, गाय जो गोबर करती है, तो वो क्या करते थे? एक जगह उसको इकट्ठा करके और उसे जला देते थे। क्या करते थे? उसको जला देते थे। ठीक है, तो जलाने के बाद में जो राख का ढेर बनता था, उसका जो राख का ढेर बनता है उसे कहते थे टेरी। क्या कहते थे? टेरी कहा जाता था। शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, राख के ढेरे को क्या कहा जाता था? ठीक है ना, जो प्राचीनतम राग नवपाषाणकालीन प्राचीनतम जो दक्षिण भारत में जो राग के ढेर प्राप्त हुए हैं, उनको क्या कहा जाता था? तो टेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेरी कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में कृषि का जो अवशेष बनता था, कृषि, ठीक है, अब कृषि का अवशेष और जो पशुओं के गोबर का, कृषि का अवशेष और गोबर, जो कि कौन? पशु, गाय वगैरह, भैंसे वगैरह जो भी गोबर करती थी, तो एक तो कृषि का अवशेष बच रहा है, और दूसरा जैसे कि अपन गांव नहीं करते क्या इकट्ठा, ठीक है ना, जैसे कि अपन गांव में जब भैंसे वगैरह पालते हैं तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे अपनी आम भाषा में घूरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? घूरा कहते हैं। हमारी तरफ घूरा कहते हैं, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे। ठीक है, जैसे कि इकट्ठा कर लेते हैं, उसको अपन क्या करते हैं? जला दें, तो उससे जो उसके जो राख का जो टीला बनेगा, क्या बनेगा? उससे जो राख का टीला बनेगा, उसे दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? नवपाषाण काल में टेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेरी कहा जाता था। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उतनूर, कौन सा? उतनूर। ठीक है, दक्षिण भारत में ये। ठीक है, उतनूर, कुपगन, कुपगन, कुपगन के अलावा कोडक्कल, कोडक्कल आदि से क्या प्राप्त हुए हैं? राख के ढेर। इन्हें क्या, ये क्या है? राख के ढेर है। राख के ढेर। राख के ढेरों को क्या कहा जाता था? तो टेरी कहा जाता था। किसमें? दक्षिण भारत में। कृषि के अवशेष और गायों के गोबर से जो ढेर लगाते थे, उसे जलाने के बाद में जो राख का ढेर बनता था, उसे क्या कहते थे? दक्षिण भारत में टेरी कहते थे। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उतनूर, कुपगन और कोडक्कल से ये आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्थानीय भाषा में नाम है। ये किस भाषा में नाम है? तो स्थानीय भाषा में नाम है। ये था आपका नवपाषाण काल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 2-3 स्थान याद रखना है, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, ठीक है, एक ये रख लेना मेहगरा, बस, और ज़्यादा याद नहीं रखना है। मेहगरा, कोल्डी हवा और मेहरगढ़, ये 3-4 स्थान याद रखना। और बाकी के जो पहले मैंने बताया था कि इसका जो नाम है वो किसने लिखा है, ठीक है, किसने रखा है?
तो सर जॉन लुबाक ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना है। और इसके अलावा जो नवपाषाणकालीन जो हथियार थे, यानी कि नवपाषाण काल में जो हथियार बनाए थे वो कैसे थे, पोलिशदार थे। कैसे थे, पोलिशदार थे, चमक थी उनमें। ठीक है ना, उनको पॉलिश करके रखा जाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ करते थे। क्या थे, काफ़ी ज़्यादा तेज थे। यानी कि नवपाषाण का उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की तुलना में आप क्या थी, तो जो हथियार थी उनकी क्वालिटी में भी क्या थी, सुधार आने लगा था। क्या करने लगा था, सुधार। हल्के थे पर तेज थे। ठीक है, जैसे कि आजकल कुल्हाड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज, आप तीव्र रखते हैं ना, तो ऐसे ही करके ऐसे करके क्या होता था, तीर कमान, मैंने बताया था कि तीर कमानों का प्रयोग कब से किया जाने लगा था। ठीक है, इस काल में नवपाषाण काल में पशुपालन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि पशुपालन यहाँ पर नवपाषाण काल में आते आते बहुत ज़्यादा करने लग गए थे लोग बाग, क्योंकि अब स्थानीय निवास हो गया था। एक तो स्थानीय निवास हो गया था, तो अब पशुपालन को अच्छी खासी यहाँ पर क्या मिलने लगी थी, मतलब अच्छा खासा देखा जा सकता है। ठीक है, नवपाषाण काल में, यानी कि नवपाषाण काल में पशुपालन ज़्यादा होने लगा था पिछले पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की तुलना में। ठीक है, तो ये था नवपाषाण काल। इसके बाद में स्टार्ट होंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, बताया करो यार। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।